ठीक है। तो आइए, जैसे कि यहाँ पे पहला है, तो यहाँ पे आते हैं। पहला है सिक्की। क्या है? सिक्की। सिक्की एक कला का नाम है, हस्तशिल्प कला का नाम है। सिक्की क्या है? हस्तशिल्प कला का नाम है। ये क्या है? सुनहरी घास से बनाई जाने वाली अत्यंत आकर्षक कला। इसमें चटाई, टोकरी, टोपिया, सजावट के डब्बे बनाए जाते हैं। अधिकांश से मधुबनी और मिथिला क्षेत्र में होता है। टोकरी देखता है? टोकरी नहीं होता है जिसमें ब्याह होता है, लगन चढ़ता है तो जाता है, जिसमें फल फूल, जैसे तुम्हारे स्वर में जाएगा तो वही, उस कला को क्या बोलते हैं? सिक्की। सिक्की में क्या होता है? जो घास होता है ना, घास, सुनहरी घास, बांस का जो होता है उसी से बनाया जाता है। फिर एक होता है मंजूसा कला। क्या है? इसको सर्प कला भी कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से इसमें एक मंजूसा कला होता है, पेंटिंग होता है, तुमको दिखाएंगे पेंटिंग सब भी। इसमें बिहुला और बिहारी की लोक कथाओं की गुलाबी लोक कथा, एक बिहुला बिहारी है, एक आदमी है बिहुला बिहारी, उसी का है ना कथा दिखाया जाता है इस मंजूसा कला में। और ये इसमें है ना गुलाबी, पीला, हरा रंग का भी इस्तेमाल किया जाता है। ये कहाँ पे देखने के लिए मिलेगा पेंटिंग? भागलपुर में। फिर है का बावन बूटी। क्या है? बावन बूटी। बावन बूटी क्या है कि तुम मान लो कि हाँ साड़ी होता है। क्या होता है? साड़ी होता है, बिहार में बनाया जाता है, नालंदा ये सब के क्षेत्र में। साड़ी है ना, ये साड़ी, इसमें 52 कलर का है ना, ऐसे ऐसे बूटी बनाया जाएगा, मतलब डिज़ाइन। फिर एक होता है सूजनी कढ़ाई। सूजनी कढ़ाई पे तो याद है, सूजनी कढ़ाई किसको बोलते हैं? ये भी सूजनी कढ़ाई बिहार से जुड़ी एक कला है। क्या है? बिहार से जुड़ी कला है, जो गांव की महिलाओं द्वारा कपड़ा या पुराने साड़ी, रजाई पर की जाने वाली कढ़ाई नुमा कढ़ाई। इसे ग्रामीण जीवन और प्रकृति को दर्शाया जाता है बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में। सूजनी कढ़ाई पता है किसको बोलते हैं? गेंद, खेदरा होता है, खेदरा, गोदरा, बचपन में जो बच्चा के लिए सिया जाता है, ऐसे सुई लगा लगा के। वाह साला इतना ना मॉडर्न। अरे यार गोदरा नहीं होता है, बच्चा लोग टॉयलेट ना कर दे उसके लिए सिया जाता है पतला सा, उसी को बोलते हैं सूजनी कला। तो पुराना कपड़ा से नहीं बनाया जाता था, वही इतना मॉडर्न बन जा रहा। फिर है पत्थर कत्ती शिल्प। क्या है? पत्थर कट्टी शिल्प। पत्थर कट्टी स्टोन, ये भी बिहार का है। ये लगभग 300 साल पुराना एक ग्रेनाइट नाम का पत्थर है, उस पर बनाया जाता है। इसमें मूर्ति जैसा टाइप का कुछ बनाया जाता है। फिर एक टिकुली कला। क्या है? टिकुली कला। देखो ये शीशा पे, पहले ये शीशा के टुकड़ा, शीशा ले लेता उस पर पेंटिंग करता था, इसी को बोलता टिकुली कला। शीशा है उस पर पेंटिंग, हाँ। लेकिन अब जो है ना, से टुकड़ों पे सोने या चमकी, शीशा के टुकड़ों पे सोने या चमकीले रंग का पेंटिंग किया जाता है। ये किसका पहचान है? टिकुली कला का। किसका पहचान है? टिकुली कला। फिर एक होता है टेराकोटी पे शिल्प। टेराकोटी शिल्प, इसमें मिट्टी से है ना मूर्ति बनाया जाता था ढांचा में डाल के, जैसे उस मूर्ति कैसे बना है पीछे वैसे टाइप का, ठीक है ना। फिर भागलपुर सिल्क। भागलपुर सिल्क, यहाँ ये भागलपुर में साड़ी बहुत मिलता है। एक होता है खटवा कला। ये भी क्या है? खटवा कला एग्जाम में पूछा था। खटवा क्या है? तो बिहार का कला है। इसमें कपड़ा को कतरन में के रूप में काट काट कर तिरपाल या कनात बनाया जाता है। तुम गांव में देखता है, गांव में कहीं भोज होता है तो रुक जाओ, गांव में कहीं भोज होता है वैसे तिरपाल नहीं बनता था, रंग ऊपर ऊपर में जो टांगा रहता था, इसे इसे ऊपर में भोज में जाएगा तो इसे रंग बिरंगा तिरपाल नहीं था, अलग अलग कलर का ऊपर में टांगा रहता है, भोज चलते रहता है नीचे, उसी को बोलते हैं खटवा कला। ठीक है, यस, इतना हो गया। अब आती है इसी को डिटेल में। देखो अब हर एक कला को दिखाएंगे। ये देखो, ये है बिहार का प्रसिद्ध कौन कला? मधुबनी पेंटिंग। देखो मधुबनी पेंटिंग ऐसे बोलते हैं। कहीं पर भी ऐसा पेंटिंग दिखाई देगा तो क्या बोलोगे? मधुबनी पेंटिंग में क्या है, किसका पता है? राम जी और सीता जी का है ना, शादी कैसे हुआ उसी को दर्शाया जाता है। इसमें इसको अधिकांश महिला लोग ही बनाती है, ठीक है। और जो मधुबनी पेंटिंग है, ये इसमें इसकी 4 शैली है, मतलब इसका 4 वो स्टाइल है। कचनी, भरनी, तांत्रिक, गोल्डन। बोलो कचनी, भरनी, तांत्रिक, गोल्डन। ये अलग अलग स्टाइल है पेंटिंग बनाने का, ठीक है ना। इसमें क्या है,
इसमें सीताराम को दिखाया जाता है, राधा कृष्ण को भी दिखा सकते हो, या अर्धनारीश्वर, आधा शिव आधा पार्वती को भी दिखा सकते हो, या पर्यावरण प्रदूषण, या फिर कोई बेटी बच्चा कुछ भी डिजाइन वगैरह दिखा सकते हो, जैसे तुम संकेत देना चाहते हो कुछ उस आदमी को। ठीक है। अब इसमें जो मिथिला पेंटिंग का ना बहुत सारे कलाकार है। ठीक है ना। मिथिला पेंटिंग के बहुत सारे कलाकार है, सबके नाम में देवी लगा हुआ है, जैसे श्रीमती जगदम्बा देवी, क्या से जगदम्बा देवी, सीता देवी, गंगा देवी, महासुंदरा देवी, बौवा देवी, फिर गोदावरी दत्त। तो ये सब जो देवी देवी सब ये सब जो नाम लगा हुआ है ना, सीता देवी, गंगा, महासुंदरी देवी, श्रीमती देवी, सब ये सब है ना मिथिला पेंटिंग के बहुत ही फेमस आदमी है, बहुत लोग को पुरस्कार मिला हुआ है। इन सभी को पद्मश्री से सम्मानित भी किया जा चुका हुआ है। पद्मश्री अवार्ड पड़ा थे, भारत रत्न उसी उससे छोटा था पद्मश्री, तो ये लोग को मिला हुआ है। ठीक है ना। बिहार में इसका केंद्र कहाँ है, तो रांची है, रैयाम है, मधुबनी है, रसीदपुर, सिमरा, दरभंगा, जितवारपुर। जैसे दरभंगा में जाओगे ना तो ये सब पेंटिंग दिखाई देगा। अब एक और है, बिहार में एक और कला चलता है पाल पेंटिंग। देखो ऐसा पेंटिंग है ना, बुद्ध भगवान के दिखाई पड़े, यहाँ पे कुछ लिखा रहे, इसको बोलते हैं पाल पेंटिंग। ठीक है ना। पाल पेंटिंग में क्या होता है, ये पांडुलिपि चित्रण, भित्ति चित्र के साथ। पांडुलिपि चित्रण मतलब कि पुराने ज़माने में कुछ लिख देगा ना कोई चीज़ पे, तो इसी को कहते थे पांडुलिपि। ठीक है ना। इसमें छोटा छोटा चित्र बनाया जाता था, तार के पत्ता, तार होता ना इसके पत्तों पे। फिर इसमें क्या हुआ, अधिकांश पांडुलिपि चित्र एक तो नालंदा महाविहार में, नालंदा है ना यहाँ पे, वहीं पर है, लेकिन आगे चल के ये चित्र नेपाल में भी गया, तिब्बत में भी गया, श्रीलंका में भी गया। इसमें कौन कौन सा कलर प्रयोग होता है, तो लाल और काला का सबसे अधिक प्रयोग होता है। देखो इसमें पाल कला में लाल और काला का सबसे अधिक प्रयोग हुआ है कि नहीं। ठीक है ना। फिर से एक बहुत अच्छा पेंटिंग है, ये जो पेंटिंग है ना, इस पेंटिंग का नाम है, ये जो पेंटिंग है, ये पेंटिंग का नाम है अहस्त सहस्त्रिका प्रजापति। ये पेंटिंग प्रजापति, ये अभी लंदन में रखा हुआ है। पेंटिंग कहाँ पर रखा हुआ है, लंदन में रखा हुआ है। ठीक है, लंदन के म्यूजियम में। फिर एक और भी ये पेंटिंग यहाँ पे, पंचरक्षक, ये भी लंदन में है रखा हुआ। इसमें बौद्ध दर्शन से संबंधित है। ठीक है, नालंदा इसे सड़िया टीला, तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं। अब ये देखो, अब ऐसा पेंटिंग कहीं पे दिखाई पड़े ना, ऐसा पेंटिंग भी देखते थे कहीं कहीं। ये है पटना कलम चित्रकला। क्या है, पटना कलम चित्रकला, पटना के नाम पर है। इसमें क्या, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम सुनिए, नाम कहीं ना कहीं सुनी होगी, जाना का नाम बना दी। तो ये अरविंदो नाथ टैगोर इसके भाई थे। ये सब है ना पटना कलम चित्रकला से ना बहुत प्रभावित थे। मेरे घर में देखिएगा ना जैसा है। ठीक है। 2010 में क्या हुआ, बिहार सरकार द्वारा बिहार की सांस्कृतिक धरोहर के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से पटना चित्रकला शैली के चित्रों का कैलेंडर जारी किया। मतलब लोग जाने कि पटना कलम चित्रकला क्या है। तो 2010 से सरकार क्या है, कैलेंडर में देखती है, नीचे में डेट दिया रहता है, ऊपर में कोई चित्र दिया रहता है, तो इन सभी चित्र को छापना शुरू किया। कब से, 2010 से। कब से, 2010 से। ठीक है। इसमें गहरे रंगों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। कहाँ चली गई रही है, हाँ, गहरे रंगों का प्रयोग किया जाता है। इस चित्रकला शैली को कंपनी शैली भी बोलते हैं, क्योंकि जब ये विकास हो रहा था जिसमें अंग्रेजों का भी प्रभाव था। कजली सिहाई शैली भी बोलते हैं, पुरुषों की चित्रकला शैली भी बोलते हैं। अधिकांश पुरुष बनाता है ऐसा चित्र को, अधिकांश पुरुषों की चित्रकला। अब मधुबनी बताए थे अभी, उसमें महिला वाला था। ठीक है। अब यहाँ पे टेराकोटा शिल्प, ये देखो मिट्टी है, इसके ऊपर उभार दिया, मिट्टी के बर्तन से उभार दिया, इसको क्या बोलते हैं, टेराकोटा शिल्प। ये कहाँ पर, इसका केंद्र चिरांद, सारण में एक जगह चिरांद, बक्सर में एक जगह चौसा, गया में एक जगह टारादी। यहाँ पे मानव या पशु का टेराकोटा पेंटिंग बनाया जाता था। फिर ये देखो टिकुली कला, यही है। ये पेंटिंग कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा। मतलब लोग ये मेरे आगे वो जाकर घर आएगा, यहाँ इस रूम में त्योहार हाथी वाला है, समझो वही टिकुली कला है। समझ में आया। तो इस शीशा पर पेंटिंग होता था, याद है। ये देखो किस पे पेंटिंग होता है, ये टिकुली कला। इसमें एक दिखाया क्या जाता है, तो सुहागन स्त्री के सौंदर्य के प्रतीक के रूप में चंदन मुकुट, मतलब जो एक लड़की है शादीशुदा हो गया उसको सजा कर दिखाया जाता था टिकुली कला में। ठीक है। ऐसी टिकुली मतलब क्या होता है, टीका, बिंदी,
इसमें सोना चांदी या कांच के टुकड़ों पर इसका निर्माण होता था। यह तो सोना है, उस पर बना लो, उतना भी नहीं तो चांदी पे बनाओ, एकदम गरीब हो तो शीशा पे बना लो पेंटिंग। यह प्रक्रिया बहुत कठिन होता था, ठीक है ना। पहले कांच के भट्टा में गलाकर गुब्बारे के रूप में इसको फुलाया जाता था। वर्तमान में कांच की जगह लकड़ी या सोने के वर्क के स्थान पर सोने के चमक वाला इनामिल पेंट का प्रयोग होता है। अब तो शीशा पर बनाएगा तो टूट जाएगा ना, तो मेरे घर में शीशा वाला नहीं है, लकड़ी पर बना हुआ है, बस उसमें सुनहरा रंग का प्रयोग होता है, ठीक है। ये इसको पहले ये बहुत कांच पे बनाना क्यों कठिन था, क्योंकि कांच को है ना पहले गर्म करके उसको गलाया जाता था, फिर फुलाया जाता था, वो थोड़ा कठिन प्रोसेस था। किस में, कौन कला में? टिकुली कला में। फिर है देखो सिक्का कला बताया था, सिक्का कला। देखो ये टोकरी देखा है ना, जरूर फल रखते हैं, इसी को बोलते हैं सिक्का कला, बिहार का है, ठीक है ना। इस बिहार का है, याद आया, ये बिहार का है। ये घास से बनाते हैं, घास के ये है ना, घास से बनता है। घास मतलब घास नहीं, दूसरा घास होता है, ये उससे बनता है, ठीक है। एक है सुजनी कला, देखो यही गोदरा, अभी भी दादी सब बिनती होगी गोदरा, गांव में नहीं बिनती थी, जो फटल साड़ी है, पुराना साड़ी है, तो उसे बिन देती थी, ताकि तुम्हारा भाई जब प्रोजेक्ट करेगा ये गोदरा में रुक जाएगा, नहीं होता था बच्चा सब के लिए। तो इसमें ये जन्म के बाद शिशु के उपयोग के लिए सुजनी कला की शुरुआत हुई, ठीक है ना। इसमें पुराना कपड़ा वगैरह इस सबको करके बनाया जाता था। सुजनी कला भी कहाँ का है, बिहार का ही है। फिर है कास्ट कला, देखो कास्ट कला भी मेरे घर में दिखाई पड़ेगा, ये क्या है, कास्ट कला, सब कला है मेरे घर में, कास्ट कला दिखाई पड़ा, ये बिहार का, समस्तीपुर में बहुत फेमस है कास्ट कला। मिर्जापुर है वहाँ पे कोई, वहीं पे, तो वहाँ पे बहुत फेमस है कास्ट कला। इन जगहों पे इस सभी के लकड़ियों का देवी देवता या कुछ भी बनाया जाता है। फिर एक गुड़िया शिल्प, क्या है गुड़िया शिल्प, ये देखो गुड़िया बनाया जाता था, ये गुड़िया शिल्प है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर एक होता है वेणु शिल्प, वेणु शिल्प में देखो ये सब बनाया जाता है, लकड़ी का, हाँ लकड़ी का, जल रखने का, या पॉट होता है ना, पॉट बना दिया। फिर बावन बुट्टी, देखो ऐसा साड़ी बना दिया तब क्या हो गया, बावन बुट्टी हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद देखो कोहबर भी देखो, कोहबर पेंटिंग कैसे होता है, ये कोहबर पेंटिंग है, पता है क्यों बनाया जाता है? जब शादी हो के आएगा ना, तो देवता के पास जैसे कुछ छाप उप मरता है, वही होता है कोहबर पेंटिंग, तब वो उसको बनाए। तुमको कितना ज्ञान दिया जा रहा है। ये भी भोजपुरी सब के क्षेत्र में ज़्यादा प्रचलित है कोहबर पेंटिंग, ठीक है। जब दूल्हा दुल्हन पहली बार मिलता है तो कोहबर पेंटिंग बनाया जाता है शादी के बाद, होता है। मंजूसा कला किसको बोलते हैं, ये देखो ये कला दिखाई पड़ रहा है, इसको मंजूसा कला बोलते हैं। मंजूसा कला में क्या है, मंजूसा बताते ना किसकी कथा चलती थी, बिहुला बिहारी की लोक कथा, बिहुला बिहारी की एक आदमी उसी का कथा चलता था। अब 3 रंग का प्रयोग होता है, गुलाबी, हरा, पीला, ठीक है। यह रेखांकित चित्र पर ये रेखा चित्र पर आधारित चित्रकला है। रेखा चित्र मतलब कि ऐसे ऐसे बना हुआ, उस पर आधारित चित्रकला, कौन, मंजूषा कला, ठीक है ना। इसके सबसे शुरुआत में जो बहुत फेमस चित्रकार थी, चक्रवर्ती देवी थी मंजूषा कला में, उस बहुत फेमस है का नाम। इस चित्रकला शैली में सर्प, चंपा, कमल, सूर्य, कलश, तीर, धनुष, हाथी, घोड़ा, मैन, शिवलिंग आदि प्राकृतिक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। मतलब जो जो चीज़ प्राकृतिक चीज़ है ना, उसके इसमें पेंटिंग इसमें इसको दिखाया जाता है, ये सब चीज़, ठीक है। इसमें साथ ही पुरुष या स्त्री के चेहरे को सिर्फ वाम पक्ष को ही दर्शाया जाता है। वाम पक्ष मतलब देखो पूरा नहीं दिखाई देगा, एक तरफ का ही दिखाई पड़ेगा, देखो सीधा इसे दिखाई पड़ रहा है पेंटिंग में, नहीं कहेंगे कहाँ दिखाई पड़ रहा है, ऐसे साइड का फेस दिखाई पड़ेगा, वाम पक्ष इसको ये बोलते हैं, ठीक है ना। तो मंजूषा कला में 3 चीज़ देखें, जब मंजूषा कला में 3 चीज़ देखें, एक तो बिरला बिहारी का, और दूसरा नेचुरल चीज़, और तीसरा वाम पक्ष दिखाया जाता है, ठीक है। फिर है थक्का शैली, क्या है ये थक्का शैली, ये है, ये देखो ऐसे, ये क्या है थक्का शैली, अरे यार कहाँ चल गया,
थक्का शैली ना, ये तिब्बत से आया हुआ है, बिहार में तिब्बत से आया हुआ है, ठीक है ना। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। वर्तमान समय में राहुल सत्यान द्वारा संग्रहित शैली 109 चित्र को पटना संग्रहालय में रखा गया है, इतना इम्पोर्टेंट। फिर जादू पटिया शैली। जादू पटिया शैली भी एक क्या है, एक कहानी है। ऐसा ऐसा पेंटिंग भी कहीं ना कहीं देखा होगा। इसको बोलते हैं जादू पटिया शैली, ठीक है। फिर यहाँ पे अब आया क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड सुजनी एम्ब्रॉयड ए रिसीव द यूनेस्को सील ऑफ एक्सीलेंस। यूनेस्को के बारे में पढ़ाए थे एक बार कि यूनेस्को अच्छा चीज़ को संरक्षण देता है, तो पेंटिंग को भी देता है। तो सुजनी पेंटिंग को दिया हुआ यूनेस्को क्या दिया हुआ है, संरक्षण दिया हुआ है। 2019 में मुजफ्फरपुर के जो बसरा गांव है वहीं पे सुजनी पेंटिंग है, यहाँ पे वो चलता है। हम तो देखे हुए सुजनी पेंटिंग, सबको ही देखा हुआ होगा सुजनी। तो उसको 2019 में इसको अवार्ड मिला था यूनेस्को से। किसको? सुजनी पेंटिंग को। ये अवार्ड देने वाला परंपरा कब से शुरुआत हुआ था? 2001 से, यूनेस्को के दौरान, यूनेस्को सील ऑफ कंसिलेंस। अब यहाँ पे देखो बोल रहा है यूनेस्को सील ऑफ कंसिलेंस के बारे में सही कथन चुनिए। इसको 1990 में शुरुआत किया गया, 2001 में शुरुआत किया गया। यह जो इसमें हासिल उत्पादों का मूल्यांकन पर्यावरण स्थिरता, सांस्कृतिक प्रामुख्यता इस मानदंड के आधार पर जाती है। ये सही है, अच्छा काम कर रहा है उसके लिए दिया जाएगा। यह एक मूर्त विश्व धरोहर का पदनाम है जो केवल स्थापत्य स्मारकों और ऐतिहासिक स्थलों पर लागू होता है। बताए थे क्या केवल स्थल पे, क्या केवल बिल्डिंग वगैरह पे देता है? पेंटिंग पे भी देता है, सॉन्ग पे भी देता है, बुक पर भी देता है। तो ये गलत है, केवल ये सही है। यूनेस्को सील ऑफ कॉन्सिलेंस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बोल रहा है बिहार के किस अवार्ड को यूनेस्को सील ऑफ कॉन्सिलेंस मिला, बताता सुन के बताता। यूनेस्को सुजनी को। फिर यहाँ पे बोल रहा है एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ गया इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इन इंडिया वाज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एज द वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी बाय वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल। एक वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल है, वो इंडिया का एक सिटी है, उसको वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी दिया, मतलब कि वहाँ पे बहुत कलाकारी होता है। वो कौन सा जगह? श्रीनगर को। कहाँ पे? श्रीनगर को। अब आइए कुछ सवाल। भागलपुर में कलाकारों द्वारा किए जाने वाले गंडेकारी खट पारंपरिक नाम का क्या है? भागलपुर के रेशम को 2013 में जीआई टैग मिला, ये नहीं है। हाँ यहाँ देखो, टिकुली कला का संबंध भारत के किस राज्य से है? बिहार में। ऐतिहासिक रूप से जो पारंपरिक टिकुली कला है, टिकुली कला को बनाने के लिए मुख्य रूप से कौन सा चीज़ का यूज़ किया जाता है? शीशा। बहुत बढ़िया, शीशा देखो आंसर आ गया। ये पिघला हुआ शीशा, कांच और सोने का वर्क। हार्वर्ड पर टिकुली मोटिफ्स प्रयोग की नई विधि शुरू करके इसका पुनरुद्धार किसने किया? ये उपेंद्र महारथी है, जिसमें भूमिका निभाई है। तो बकवास को सुनता। आधुनिक समय में टिकुली कला की पेंटिंग करते समय बारीकी कलाकारी किस जानवर के बाल से बने ब्रश का उपयोग करते हैं? ब्रश चाहिए ना, तो वो लोग पता है किसका बाल का उपयोग करता है? सोचे इसमें से किसका बाल का ब्रश बनाता होगा? गिलहरी का बनाता है, शैवल, जिसको इसमें क्या बोलते हैं, शैवल। अब आते मंजूषा कला पे। मंजूषा कला के ऐतिहासिक जड़ों के संदर्भ में चंपा नगरी का उल्लेख है कहाँ? महाभारत और पुराण में। महाभारत है, उसमें भी इस कला का, पेंटिंग का जिक्र है। फिर से उसके बाद मंजूषा कला में जो संरचना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो यह कागज या थर्मोकोल शीट पर या बांस की छड़िया से बनी एक वर्गाकार संरचना है। मंजूषा पेंटिंग में किसका, हाँ ये बताइए, सवाल बता देगी हम समझ जाएंगे। बता मंजूषा पेंटिंग किसके कहानी पर आधारित है? राम कृष्ण, भगवान शिव, सीता, बिहुला, मौर्य साम्राज्य का उत्थान। मंजूषा में किसका था कथा? बिहुला। याद है बिहुला की लोक कथा? बिहुला एक आदमी था, उसका दुख भरा जीवन था, उसकी लोक कथा पर आधारित है, ठीक है। अच्छा बड़ा सिक्की जो आर्ट था उसमें किसका प्रयोग होता था? बांस का? घास का।
खटवा कला बिहार के मुख्य रूप से किससे संबंधित है? खटवा कला, खटवा में सुई का काम और पेचवर्क, सुई का काम और पेचवर्क। बिहार के प्रसिद्ध सुजनी क्यों बनाई जाती है? तो पुरानी साड़ी सबको फाड़ के बनाई जाती है। टुकली कला का जो रिलेशन है बिहार के किस क्षेत्र विशेषता क्या है? बिहार बताते कांच के टुकड़ों पे बनाया जाता है टुकली। घास पे, घास पे बनाया जाता है, सबसे शुरुआत में बताए थे सिक्की। ठीक है। मंजूषा कला मेनली कहाँ पर बताए थे? भागलपुर। श्रीनगर में क्या बताए थे? वहाँ पे वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का उसको पुरस्कार मिला था। मंजूषा कला मुख्य रूप से किसके कथा पे चित्रित है? आप तो बता दो। अब यहाँ पे सिक्की कला के बारे में चुनना है, सही का बताओ। सिक्की कला के बारे में कथन चुनो। सिक्की एक प्रकार की सुनहरी घास गोल्डन है जो मुख्य रूप से बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र में पाई जाती है। यह शिल्प केवल प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है, रासायनिक रंगों का प्रयोग पूरी तरीके से वर्जित है। मतलब केवल नेचुरल कलर से ही किया जाता है, अपने और सबसे नहीं हो सकता। हो सकता है और सबसे भी। सिक्की घास के खिलौनों, टोकरी, इस सब में प्रयोग बनाने में होता है ना, तो 1 और 3 सही है। और सुजनी के बारे में, सुजनी के बारे में, सुजनी के बारे में पहला पढ़ता हूँ यहाँ पे। सुजनी मुख्य रूप से कपड़ों की जो लेयर होता है उसको आपस में ऐड करते हैं, और एक कढ़ाई जिसकी शुरुआत पुराने रिसाइकलिंग से हुई थी। हाँ, सुजनी मतलब क्या है? जो तुम यूज़ कर दिया है उसको फिर यूज़ कर रहा था, हुआ ना रिसाइकलिंग, उसी से बनाई जाती है। इस कला को जीआई टैग प्रदान किया गया है। सुजनी को अवार्ड मिला हुआ बहुत सारा, जीआई टैग भी मिला है, यूनेस्को सील ऑफ एक्सीलेंस भी मिला था 2013 में। सुजनी कढ़ाई में केवल धार्मिक और पौराणिक कथाओं का चित्रित है, सामाजिक मुद्दों का नहीं। ये जो है की बात सही की गलत? गलत है। भगवान जी बना दिया, बच्चा कर पेशाब कर दिया था। मंजूषा कला को ऊपर है, मंजूषा कला को अंग कला भी कहते हैं। बोले थे मंजूषा को अंगिका कला, सर्प कला बहुत नाम से जानते हैं। भागलपुर क्षेत्र में प्रसिद्ध है। इस कला में 3 रंग का प्रयोग होता था, गुलाबी, हरा, पीला। यह स्क्रॉल पेंटिंग है जो पूरी तरीके से बिहुला बिहारी के लोक कथा पे मंजूषे ना है। ऐसे याद कर सकते हो, बार बार भूल रहे हो ना। तो मंजूषा, जैसे कि मंजूषा बहू, मंजू बहू, ऐसे याद करो। मंजू बहू, मंजू से मंजूषा, बहू से बिहुला, तो मंजू बहू। याद हो गया? टिकली के बारे में बताना है। ये देखो, मिथिलांचल चित्रकला की मुख्य शैलियों के संदर्भ में आप कथन चुनिए। अब मिथिला चित्रकला में ना 3 शैली है, कचनी शैली, भरनी शैली, गोदनी शैली। हम बताए थे कचनी, गदनी, भोरनी शैली। रुक जा, तुमको दिखा रहे कहाँ पे होता है। मनी पेंटिंग को ही मिथिला चित्रकला भी बोलते हैं, ठीक है ना। मिथिला चित्रकला का 4 वो शैली नहीं है, कचनी, भरनी, तांत्रिक, गोदना। कचनी, भरनी, तांत्रिक, कचनी, भरनी, तांत्रिक, कौन छोड़ रहा है? गोदना। तो यहाँ पे देखो, कचनी में क्या होता है, तो लीनियर लाइन ड्रॉ करते हैं सिर्फ, ठीक है, बताए थे। रेखांकित चित्र है, लाइन ड्रॉ करते हैं, और चित्रों के भीतर रंग भरने के बजाय केवल क्रॉस हेजिंग करते हैं। मतलब पहला जो स्टाइल है ना, इसमें रंग ऐसे बना के छोड़ दी, इसके अंदर रंग नहीं भरते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कचनी। भरनी में क्या है? भरनी में इसमें देवी देवता का चित्र बनाते हैं और अच्छा कलर, चमकदार कलर यूज़ करते हैं। गोदना शैली में क्या है? इसमें समाज में जो पिछड़ा वर्ग है ना, गरीब है, दलित है, उसको दिखाया जाता है गोदना को, ठीक है ना। जिससे प्राचीन जनजाति टैटू डिजाइनों के कैनवास या कागज पर उगाते हैं। तो मिथिला चित्रकला का 3 शैली, बताओ कौन कौन? कचना, उसमें केवल लाइन ड्रॉ करते हैं, रंग अंदर में नहीं भरते हैं। भरनी, गोदना, एक और थी ना, तांत्रिक।
तांत्रिका, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आ जाओ आ जाओ, कम इन। तो यहाँ पर ये हो गया। अब यहाँ पे देखो जो मधुबनी, ये बता, देखो यहाँ पर कौन है, मिथिला चित्रकला, याद है ना। इस कला में सर्वप्रथम उल्लिखित कवि कोकिल विद्यापति की रचनाओं में मिलती है। इसे पौराणिक काल राजा जनक से जोड़ते हैं। मिथिला चित्रकला है ना, मिथिला में जाओगे ना तो बहुत बड़ा कवि थे, कवि विद्यापति। कवि तुमको नाम बताए होंगे, विद्यापति बहुत बड़ा कवि थे बिहार के। तो सबसे पहला उल्लेख उसी में मिलता है, विद्यापति बताते हैं कि देखिए ये मिथिला चित्रकला नाम का भी कोई चित्र होता है। फिर राजा जनक का कहानी है, राजा जनक है, कभी पढ़ाएंगे हिस्ट्री में, उसमें आता है। 1934 में बिहार में विनाशकारी भूकंप के बाद ब्रिटिश अधिकारी विलियम जी आर्चर ने पहली बार मलबे के बीच गिरी दीवार पर इन चित्र को दुनिया के सामने लाया। अब ये सब तो बहुत पहले है, बहुत पहले। हम लोग कैसे जाने इसको। तो एक बार है ना भूकंप आ गया था 1934 में, दीवार गिर गया था, देखा उसमें अरे इतना सुंदर सुंदर चित्र है। विलियम आर्चर एक ब्रिटिशर था, तो वहाँ से पता चला। मिथिला चित्रकला को 2005-6 में क्या दिया गया, जीआई टैग। क्या दिया गया, जीआई टैग। जीआई टैग बताएंगे एक दिन क्या होता है, ठीक है। जीआई टैग किसी को मिल जाता है ना तो उसका इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। मधुबनी पेंटिंग के प्रमुख कलाकारों उसके संबंध में आप बताइए। मधुबनी पेंटिंग बताए थे ना, जगदम्बा देवी है, सीता देवी है, दुलारी देवी है और महासुंदरी देवी है, अरे दत्ता नाम की भी थी। तो ये लोग क्या क्या की है। तो मधुबनी पेंटिंग की पहली ऐसी कलाकार थी जिसको 1975 में भारत सरकार द्वारा पद्म पुरस्कार मिला गया। तो तुमसे पूछा जाएगा ना कि ऐसे तब बहुत सारा महिला को पद्म पुरस्कार मिला है मधुबनी पेंटिंग में, सबसे पहले किसको मिला था, जगदम्बा देवी। ऐसे याद कर सकते, जगदम्बा मतलब भगवान होती है माता। फिर सीता देवी, महासुंदरी देवी और बौवा देवी और गोदावरी दत्त, ये भी सब बताए थे ना किससे संबंधित है, मधुबनी पेंटिंग से। इन सबको भी पद्मश्री मिला है। दुलारी देवी को अभी हाल फिलहाल में उनको पद्म अवार्ड मिला है 2021 में, ठीक है ना। विशेषकर गोदना और कचनी के लिए। पता तो मिथिला का 4 वो कौन कौन है, गोदना, कचनी भट्ट और क्या, तांत्रिक, भरनी। भरनी है ना था, भरनी, ठीक है। भरनी में अंदर में भर देते रंग, भगवान बना देते, याद है। अच्छा चलो, पटना चित्रकला का पतन कैसे हुआ बताओ। पटना चित्रकला का पतन कैसे हो गया। अब पेंटिंग उतना नहीं दिखाई पड़ता है, फोटोग्राफी आ गया यार। फोटोग्राफी तो सब चित्रकला को ख़त्म कर देगा, ठीक है। और यहाँ पे पटना कलम के बारे में। पटना कलम मुगल दरबार के पतन के बाद चित्रकारों ने के पटना या आसपास के क्षेत्रों में प्रवास करने से विकसित हुई। पहले एक राजा था औरंगजेब, याद है, नाम सुनी होगी। नहीं, एक राजा था, मुस्लिम राजा। वो पेंटिंग नहीं बना दे देता था किसी को, तो सब भागने लगा। पटना में जो लोग भाग के आए ना, पटना चित्र बनाने लगा। इससे कंपनी शैली को भी जानते हैं, क्योंकि इस पे जो अंग्रेज का भी प्रभाव था। इस शैली को ब्रिटिश और यूरोपीय कला प्रभाव नहीं था, यह पूर्णतः विशुद्ध भारतीय शैली था। गलत है, प्रभाव था ना दूसरे देश का भी इस पर, पटना कलम पे, क्योंकि हम लोग अंग्रेज के साथ थे तो उसका कुछ स्टाइल देखेंगे। अब यहाँ पर है पटना कलम के बारे में। पटना कलम की चित्रकला की विश्व यानी चित्रकला शिल्प और शैलियों से अद्वितीय क्या बनाती है, मतलब ऐसा कौन सा चीज़ है जो पटना कला को, और भी तो चित्र हम लोग देखें, पटना कला में ऐसा क्या खास बात है जो इसको अलग बताती है। तो ये विश्व का पहला ऐसा स्वतंत्र चित्रकला विद्यालय था जिसे विशेष रूप से आम जनजीवन जैसे कि बढ़ई, लोहार, फरी वाला दैनिक दिनचर्या को अपना विषय बनाया। मतलब सबसे पहले चित्र में क्या दिखाया जाता था, राजा रानी, भगवान जी हो गया, कोई गरीब लोग का बात नहीं करता था। एक गरीब कैसे अपना जीवन जी रहा है, कोई हल चला रहा है, तो ये सब चीज़ दिखाने का काम है ना, इसमें किया गया पटना चित्रकला में। कजली सिहाई क्या है, पटना और पटना चित्रकला में इसका क्या महत्व है। पटना चित्रकला में ही ना एक शब्द मिलता है, कजली सिहाई। तो ये एक टेक्निक है, क्या है, टेक्निक है जिसमें चित्रकार बिना पेंसिल स्केच खींचे सीधा ब्रश से या रंग से काली स्याही से चित्र बनाता है।
पहले कोई भी चित्र बनता है तो पहले बनाता है ना, इसे मान लो कोई गोल बनाता है, इसे किया है, अब फिर उसके अंदर रंग भरेगा, उसके अंदर क्या करेगा, रंग भरेगा इसे इसे। लेकिन कुछ लाइन नहीं बनाता था कजली स्याही में, डायरेक्ट रंग भरने लगता था, गोल बना देगा। ठीक है। पटना कलम चित्रकला की तकनीकी विशेषताओं के बारे में क्या गलत है? इन चित्रों को बहुत बड़े कैनवास या दीवारों या विशाल पर्दों पर बनाया जाता था, जिन्हें लघु चित्र नहीं कहा जाता। गलत है। पटना चित्रकला ना छोटा छोटा मतलब कपड़ा पे बनाया जाता है, ये नहीं कि बड़का बड़का पे बनाया जा रहा है। ठीक है, यही गलत है। पटना चित्रकला से कौन कौन जुड़ा हुआ आदमी है? तो एक सेवक राम है, शिवलाल है, ईश्वरी प्रसाद है। सेवक राम जो आया तो आम आदमी का दैनिक जीवन दिखाने लगा कि जैसा है, उसके लिए प्रसिद्ध हुआ। शिवलाल आया तो उन्होंने अपने स्टूडियो में कई नए कलाकारों को प्रशिक्षित किया, मतलब ये और लोगों को सिखाया शिवलाल कि तुम पटना कलम बनाओ। पटना कलम के अंतिम महत्वपूर्ण चित्रकार में से ईश्वरी प्रसाद है। पटना कलम में चित्र मतलब कौन क्या क्या योगदान दिया, ये बात है। क्या पटना चित्रकला बिहार के संग्रहालय में ही म्यूजियम में है? पटना म्यूजियम में जाओगे तो वहाँ दिखाई पड़ेगा, लेकिन ये लंदन में भी रखा हुआ है। कहाँ पे रखा हुआ है? लंदन। पटना कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स इस प्राचीन शैली को पुनर्जीवित करने के लिए प्रशिक्षित कार्य कर रहा है। पटना कलम को फिरंगी कलाम के नाम से भी जाना जाता है, फिरंगी कलाम। ठीक है। मंजूषा कलाम में 3 कलर का उपयोग होता था, बता दो कौन कौन? गुलाबी, लाल, हरा, पीला, नीला। हाँ। ठीक है। काला भी तो होता था। काला लाल उसमें होता था, ये वो था नहीं, पाल कला। मंजूषा चित्रकला में मानव जो थे, उसमें मानव को दिखाया जाता था, उसको किस अक्षर से दिखाया जाता था? मतलब मंजूषा कला उसमें आदमी को दिखाना है ना, तो इसे दिखा देता, ये देखो ये आदमी है पेंटिंग में, ऐसे एक्स बना के। मंजूषा चित्रकला को जीआई टैग 2021 में प्राप्त हुआ। पारंपरिक रूप से इन चित्रों को किस पर बनाया जाता है? मंजूषा को बताओ। साड़ी पे ना। मंजूषा को साड़ी पे बनाते हैं? नहीं, मिट्टी के। ये बांस या जूट के बने मंदिर के आकार हाँ। के बक्से। मंजूषा चित्रकला आधुनिक इतिहास के संदर्भ में से ही क्वेश्चन चुने ही छोड़ा। मंजूषा कला में 3 रंग यूज होता है, गुलाबी या लाल, पीला, हरा। क्या क्या अर्थ है इसका? गुलाबी कलर इस कारण यूज होता है, ये दिखाता है बलिदान दिया जो लोग, शौर्य का, पावर का। पीला रंग क्यों? तो वैवाहिक जीवन में हाथ पीला नहीं, हाथ पीला कब होगा तुम्हारा, तो उसके अंदर। हरा रंग क्यों? तो नेचुरल, देव देवता के लिए, हरियाली के लिए, इस सब के लिए होता था। पाल चित्रकला किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। देखो बौद्ध भगवान है, एक बौद्ध भगवान तुम देखा है कभी कि नहीं? तो चल आज थोड़ा बौद्ध भगवान दिखाएंगे, मेरे घर में। हाँ, देखे हैं। ठीक है। पाल चित्रकला के अंतर्गत सबसे प्रसिद्ध प्राचीन उदाहरण किस माध्यम से मिलते हैं? तो पता, पाल चित्रकला सबसे पहले कहाँ पे मिला था? पांडुलिपि में, याद है? तार के पांडुलिपि, उसमें तार का पेड़ होता है। महायान सूत्र, महायान से अष्टांग प्रज्ञा मिलता। पाल चित्रकला में कौन कलर उपयोग होता है, बता दे? काला और लाल सबसे अधिक होता है, ये ऑप्शन। बिहार में स्थित पाल अवशेष कला को कहाँ पे देखा जा सकता है? नालंदा में। पाल चित्रकला को संरक्षित और बढ़ावा देने में किस राजवंश का योगदान? पाल, ये तो हो गया। एक दो क्वेश्चन और है। अच्छा ये बताओ, पाल शैली मानव आकृति में चेहरे का अंकन के संदर्भ में बताए। चित्रों में चेहरे का अंकन 3/4 फेस, एकट चश्मा, प्रोफाइल के रूप में दिखाया जाता है। ठीक है, ये सही है। इस शैली में किस ऑप्शन में विशेषता है कि चेहरे को बाहर निकलती हुई दूसरी आंख का अंकन
अप्रोच दिखाई देता नहीं। मतलब पाल कला में भी है ना, आधा ही फेस दिखेगा जब पेंटिंग बनेगा ना, ये नहीं कि पूरा लगेगा कि दोनों दिखाई पड़ रहा है ऐसे। पाल चित्रकला का तकनीक के बारे में बताना है कि कौन सा कथन सही है। ताड़ के पत्तों पर बनाया जाता था, ये सही है कि गलत? सही है। सही। चित्रों के लिए रंग बांधने के लिए गोंद दिया, इमली का इस्तेमाल, इमली का रस है ना यूज किया जाता था ताकि जो रंग है ना चिपक जाए पाल में। चित्रों की रूपरेखा बनाने के लिए हमेशा चारकोल का उपयोग किया जाता था, नहीं ब्रश का उपयोग किया जाता था, ठीक है ना, कोयला का अनिवार्य नहीं था। पांडुलिपि के पन्नों के साथ बांधने के लिए उनके बीच छेद और धागे, ठीक ही तो हो ही गया। पाल कला पता है सबसे ज्यादा भी कहाँ दिखाई पड़ेगा? अजंता का गुफा जाएगा ना, अजंता का गुफा वहां पे दिखाई पड़ेगा। यहाँ बोल रहा है कि जब पाल पांडुलिपि चित्र बनाया जाता था उसमें कौन सा एक विशेषता है, तो ताड़ के पत्ते के बीच किनारे पर छोटे आयताकार स्पेस छोड़े जाते थे जहाँ देवी देवताओं के चित्र बनते, उनके चारों ओर टेक्स्ट लिखा जाता। देखो वो दिखाए थे फोटो, भगवान बने हुए थे, इधर कुछ कुछ लिखा हुआ था तो इधर जगह छोड़ देता है यहाँ पे कुछ कुछ लिखने के लिए, बीच में भगवान बना देता था। वही काला और लाल कलर हाँ। से जो बनता है। बिहार की प्रसिद्ध बावन बूटी कहाँ से संबंधित है? नालंदा। नालंदा। मुजफ्फरपुर से सुजनी, याद है? बावन बूटी कला में मुख्य रूप से किन आकृतियों और प्रतीकों को करा जाता है? बावन बूटी में तो बौद्ध धर्म से जुड़ा कोई भी चीज़, ऐसे कमल, देखती कमल टाइप का बनता है साड़ी पे, वो सब चीज़, बौद्ध वृक्ष। भारत के किस पहले राष्ट्रपति ने बावन बूटी से बने पर्दों का उपयोग राष्ट्रपति भवन में किया? राजेंद्र प्रसाद है ना, बावन बूटी से बना हुआ चादर अपना घर में टांगे थे, यही सवाल पूछे। बावन बूटी में सबसे फेमस नाम कौन है? कपिल देव प्रसाद, कपिल देव। आइए अब ये पेंटिंग वाला खत्म हुआ, अच्छा इतना सवाल पड़े वो सवाल बता देगा। कपड़ा काट काट के तिरपाल बनाते थे, वो कौन कला है? एक एग्जाम में पूछा था इसे, देखो खटवा कला, याद है बिहार का खटवा कला? नहीं, सुजनी कला। सुजनी तई ना है, गोदरा ना, टांगते थे ऊपर में कपड़ा का कतरन, खटवा कला शादी ब्याह में। अरे नहीं देखती जैसे कि शादी ब्याह है, चार वो लगा है और ऊपर में टांग दिया कपड़ा, ये वाला, ये इसको बोलते खटवा कला। एक है यहाँ पे बोल रहा है, नहीं, राधा मोहन चौबे, जिसको अंजनी भी बोलते हैं, और बिहार इज एसोसिएटेड विद विच फील्ड? एसोसिएटेड मतलब समझ में आता है किससे संबंधित है? कोई आदमी का नाम दे दिया, बोल रहा कि ये बिहार के किस क्षेत्र से संबंधित है। क्या ये म्यूजिशियन थे, क्या ये पेंटर थे, क्या ये पॉलिटिशियन थे, क्या फोक डांस थे? पेंटिंग वाला तो पढ़ दिया बेटा, पेंटिंग में कभी इसका नाम सुना है? अभी इतना पेंटिंग पढ़ा है तो ये ऑप्शन कट गया। बाकी सब में से देखते हैं किसका नाम है, ठीक है। आइए, तो यही सवाल पूछा था, चलो बीपी में पूछा था। अब आते हैं राधा मोहन पेंटिंग के, अब आते हैं पेंटिंग पे, सॉरी ये संगीत पे आते हैं हम लोग। किस पे आते हैं? संगीत। पेंटिंग पढ़ लिए ना, संगीत पे आते हैं। बिहार में ना संगीत घराना है। घराना मतलब क्या होता है? एक टाइप का जो संगीत गाता है उसको बोलते ही घराना। जैसे फैमिली होता है ना, जैसे संगीत फैमिली होता है। पहला है दरभंगा घराना। क्या है? दरभंगा घराना। ये ध्रुपद परंपरा की एक सबसे पुरानी परंपरा है। इसमें बस याद रखना कि कौन से संगीत से कौन आदमी जुड़ा है। इसमें जुड़ा हुआ है राधा कृष्ण, कर्ताराम जिसका संस्थापक है, राम चतुर मल्लिक, इसको एक सियाराम तिवारी, अभय नारायण मल्लिक और प्रेम मल्लिक। इतना आदमी है दरभंगा घराने से जुड़ा है। सर याद कैसे होगा? बिल्कुल याद हो जाएगा। दरभंगा मेरे जीजा जी का घर है, दरभंगा मेरे
जय श्यामा माई, वहाँ पे एक मंदिर भी है काली माता का। तो देखो जीजा जी का घर है, अब उसी से हम ट्रिक बना देंगे। ठीक है, देखो राधा कृष्ण, क्या नाम है? राधा कृष्ण। मेरे जीजा जी के घर पे भी जाओगी ना, ऐसे ही सेम राधा कृष्ण का एक फोटो भी है रखे हुए। तो ये रिलेट हो गया करता राम। ये कैसे संबंधित है दरभंगा से? दरभंगा मतलब जीजा जी। करता राम, अब मेरे जीजा जी तो मेरे काम करते हैं, बैंक में है, तो करता राम। राम चतुर मलिक, लेकिन जिया जी मेरे चतुर भी बहुत हैं, तो राम चतुर मलिक किससे संबंधित है? जीजा जी, मतलब दरभंगा। हम रिकॉल करा देंगे सिया राम तिवारी। अब यहाँ पे जाएगी सिया राम तिवारी ना, तो वो अयोध्या के आसपास ही उनका घर है, अभी वहाँ पे रहते बनारस में, तो इसे याद हो जाएगा। नारायण मलिक, अब बताओ नारायण भी तो वहीं पे है ना, काशी बनारस में। प्रेम कुमार, प्रेम कुमार, अब जीजा जी हमसे प्रेम भी करते हैं, हम भी उनसे करते हैं, तो जीजा जी क्या है? राधा कृष्ण उसके पास फोटो, उनके घर पे SBI में काम करते हैं। जिया जी क्या बहुत चतुर हैं। जिया जी क्या है? उनके घर के बगल में सिया राम मंदिर है, नारायण जी का मंदिर है। जिया जी हमसे प्रेम करते हैं, हम जिया जी से। बोलो याद हुआ? इजी लगा? अब उसके बाद बेतिया घराना, बेतिया नाम सुना है? बेतिया सुना होगा। इस 400 ये भी ध्रुव शैली को जीवित रखना, इसमें ठुमरी, दादरा और ठप्पा के लिए प्रसिद्ध है। ठप्पा मतलब ताली ऐसे बजा के गाना बजाएगा, तो क्या ठुमरी। इसमें नाम क्या क्या है? तो कुंज बिहारी मलिक, श्यामा मलिक, इंद्रेश्वर मिश्र, उमा मिश्रा। और जब भी बेतिया का कोई ट्रिक बताना है ना, तो बेतिया को समझ, जब बेटा लिखा है, क्या लिखा है? किसको? ठीक, जो बेतिया है ना, तो बेतिया को जितना भी याद करना है ना, इसके ट्रिक बना लो बेटा। क्या? बेटा। बेटा। अब देखो कुंज बिहारी मलिक, अब कैसे याद रखेंगे? तो किसी किसी का नाम होता है बेटा कुंज। अनुज याद है? पर्यवाची शब्द याद कराए थे एक बार, अनुज बेटा को बोलते हैं। हाँ। तो कुंज ऐसे याद हो जाएगा। बेतिया। श्याम, अब किसी के बेटे का नाम श्याम भी तो हो सकता है। उमा चरण, उमा हमारी चाची का नाम है, तो उनका भी तो कोई बेटा होगा, ऐसे याद कर सकते हो। उमा का संबंध भी है बेतिया से। देखो तो कैसे याद हुआ बेतिया का? कुंज अनुज बेटा को बोलते हैं। श्यामा किसी के बेटा का नाम हो सकता है। उमा किसी, उमा का तो बेटा होगा ही। डुमराव, डुमराव घराना, डुमराव कहाँ है सर? डुमराव शायद तुम लोग के तरफ ही है, समस्तीपुर के तरफ है। वहाँ पर भी एक घनघाई घराना है, इसे घनघाई घराना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यह शास्त्रीय गायन की क्लिष्ट बंदी से गाई जाती है। इसमें कौन कौन है? धनराजी, बच्चू प्रसाद दुबे, सहदेव मलिक और एक है विश्वनाथ पाठक। ये सब जो आदमी है डुमराव घराने से संबंधित। कैसे याद रखेंगे? डुमराव है ना, डुमराव में राजा एक बहुत रहता था नामी फेमस, वो राजा बहुत अमीर था, सच्ची घट, उसी के नाम पे डुमराव जगह पड़ा हुआ है। तो धन रंज मतलब राजा के पास धन है। डुमराव। बच्चू प्रसाद दुबे, ये कुछ ट्रिक नहीं समझ आ पा रहा है कैसे बनाए, या ऐसे याद करो कि डुमराव के पास बच्चा है। सहदेव मलिक, सब तो उसको जो राजा है उसी को तो सब कोई देव मानेगा। अब विश्वनाथ पाठक, विश्वनाथ पाठक डुमराव, विश्वनाथ पाठक, ये कोई ट्रिक नहीं बन पा रहा, याद कर लेना ठीक है। विश्वनाथ पाठक। गया घराना, गया घराना में जिसका भी नाम है ना, सबके नाम में उपाध्याय लगा हुआ है। भगवान जैसा नाम होगा, वासुदेव उपाध्याय भगवान का नाम, उपाध्याय बलदेव उपाध्याय, राम जी उपाध्याय। ठीक है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां डुमराव के जन्म में भारत रत्न से सम्मानित विश्व प्रसिद्ध नायक है। ये शादी में देखते नहीं चलता है शादी में, इसी का चलता है। अभी सुनाएंगे, भारत रत्न उनको मिला हुआ है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को, ये डुमराव के ही है। अभी एक बार रिकॉल करा ले, पूछते हैं एक एक दो क्वेश्चन।
बताओ श्यामा कहाँ का है? श्यामा, श्यामा। श्याम तो किसी के बेटा का नाम हो सकता है। हाँ। बेटा उमा चरण, हाँ, बेटा। अच्छा, बेटी। पंडित राम चतुर मलिक, चतुर्थी जी जात दरभंगा। याद है नहीं, चलो। बलदेव उपाध्याय, बलदेव नहीं पता। अरे बलदेव भगवान का भगवान नाम का है, तो नाम सब था। गया में। हाँ, ये नहीं, डुमराव नहीं, गया। अच्छा ये बताओ, डुमराव में ये विश्वनाथ पाठक डुमराव, धनरंजन डुमराव। ठीक है, अब यहाँ पे है, ये हो गया पेंटिंग का हो गया। ठीक है, अब तुमको वो सुना दे रहे एक दो गाना तक। हम लोग क्या पढ़ने वाले पता है? अच्छा, तो अभी हम लोग पढ़ने वाले ये किसको पढ़े? घराने संगीतज्ञ। तो क्या अभी संगीतज्ञ में इसका नाम आया? राधा मोहन चौबे अंजनी का? तो ये भी ऑप्शन कट गया, पेंटिंग भी कट गया। इस दोनों को खोजते हैं, इस दोनों का पढ़ाई करते हैं। ये फोक डांस कौन कौन किया, डांस मतलब बिहार में कौन कौन सा डांस है, इसको बारे में पढ़ा रहे। ठीक है, आइए देखिए, विदेशिया नाम का वो डांस होता है। लास्ट में सब डांस दिखाएंगे। विदेशिया नाम का डांस होता है, ये भोजपुरी भाषा क्षेत्र में होता है। विदेशिया भिखारी ठाकुर है इसके जनक। ठीक है ना, ये रामचंद्र माझी। इसको क्या बोलते पता है? लौंडा नाच बोलते हैं। नाम सुना होगा गांव में, नहीं सुना है? लड़का है ना, लड़की बन के नाचता है, इसी को बोलते हैं विदेशी है। ठीक है, इससे किसका नाम जुड़ा हुआ? भिखारी ठाकुर। ठीक है, विश्वनाथ पाठक का नाम किससे जुड़ा हुआ है? डुमराव घराना से। जाट जाति में एक डांस होता है, मिथिला के क्षेत्र में होता है, कोसी के क्षेत्र में। जाट मतलब पति, जाति मतलब पत्नी। तो पति पत्नी का प्रेम दिखाया जाता है इस डांस में, और झगड़ा भी। जाट जाति सब बिहार से। झिझिया, ये मिथिलांचल में नवरात्रि में सुने हो? झिझिया, झिझिया कहाँ पे देखे? गाँव में। समस्तीपुर में एक फंक्शन हुआ था ना, नवरात्रि में देखे होगे। हाँ। इसमें महिलाएं सिर पे मिट्टी का घर है, मटका लेके डांस करती है। और एक है डोमकच। क्या है? डोमकच। डोमकच का है मिथिला और भोजपुरी में, ये विवाह के समय होता है डोमकच डांस। विवाह के दौरान महिलाओं द्वारा घर के आंगन में नहीं डांस किया जाता है, मतलब हंसी मजाक में डांस करता है, संगीत चलता है, उसी को बोलते हैं डोमकच। ऐसे आज कर सकते हो कि विवाह में डोम नाचा, डोमकच। पाइका, पाइका कब होता है? तो ये मगध क्षेत्र में युद्ध नृत्य, जब युद्ध होता था ना पुराने ज़माने में, तो पाइका नाम का डांस होता था, तलवार से ढोल लेके। झूमर, ये बिहार के क्षेत्र में है। जब फसल कटाई होगा ना, सभी महिलाएं डांस करेगी कि उसका फसल कट रहा है, उसका दिन अच्छा आ रहा है, फसल बड़ा हो गया, तो झूमर। एक बार आप डांस के बारे में पढ़ाए थे। अब एक है, एक बड़ी बीपीएससी पूछा कजरी। कजरी क्या है? तो कजरी डांस कब बनाया जाता है? तो जब है ना वर्षा की कामना और सावन के गीतों पर महिलाएं द्वारा किया जाए, मतलब बरसात नहीं हो रहा है, बहुत एकदम परेशान है, जैसे ही बरसात हुआ आदमी खुश हुआ, तो जो डांस किया उसको क्या बोलते हैं? कजरी। धोबिया, ये भोजपुर क्षेत्र में धोबी लोग में डांस होता है। ये सामा चकवा सुनिएगी, सामा चक्का खेला भी मिलैया बोले म्याओ। सामा चकवा नहीं होता भाई बहन प्रेम के लिए, पारिया। तो प्रे करेगा ना? हाँ। ठीक है, अपने से मन में कर देना। तो ये हो गया। अब इसमें ना एक बार जो चित्रकला पढ़े थे ना, बोलिए अभी क्या देखे? डांस वाला, डांस वाला देखे थे, तो ये उसमें भी इनका नाम नहीं था। कब पॉलिटिक्स में आएगा? पॉलिटिक्स में आएगा, एक बार हम गूगल चेक कर ले रहे हैं इनका, तो हम लोग याद कर दे रहे हैं। जो राधा मोहन घराना का नाम ही नहीं दे रहा है इसमें। ये लिखते थे, राइटर थे, गाना लिखते थे। तो भोजपुरी गीत सम्राट इनको बोला जाता है, राधा मोहन चौबे अंजनी। ठीक है, ये थे। तो इसका आंसर क्या होगा? यही होगा, संगीत से संबंधित थे राधा मोहन चौबे। चलो, अब यहाँ पे ये तो हो ही गया था, पॉलिटिक्स पढ़ना था। हाँ। अब यहाँ पे जो चित्रकला सब है, बिहारी चित्रकला पढ़े हो भी, एक बार नाम लोग का याद कर दे रहे। मधुबनी से याद है? मधुबनी में सब देवी देवी नाम आता था। हाँ, सीता देवी, गंगा देवी, महासुंदरी देवी, जगदम्बा देवी, बउआ देवी, सारी महिला वाला। माँ से मधुबनी, ऐसे याद रखो। मधु, मधु, मधु क्या है? महिला है।
सब देवी देवी है, सबको पद्मश्री मिला हुआ है ये सब चीज़ का। सीता, गंगा, महासुंदरी, जगदम्बा देवी, बउआ देवी, ये सब मधुबनी चित्रकला से संबंधित है। पटना कलम से संबंधित कौन कौन है? तो कागज, हाथी दांत, अबरख पर भी लघु चित्र बनाए जाते थे। विषय क्या था? आम जनजाति को दिखाया जाता था। सेवक राम, शिवलाल, दयालाल, हौलास लाल, ईश्वरी प्रसाद वर्मा। पटना कलम से कौन कौन जुड़ा हुआ है? सेवक राम, शिवलाल, अधिकांश के नाम में लाल लाल आएगा तो पटना, लाला पटना, लाला पटना। केवल एक सेवक राम को पटना में लाला सेवक पटना। जिसमें देवी आएगी मधुबनी, हाँ, और लाल आएगा। नहीं तो देवी और में भी आएगी, लेकिन ये सब थोड़ा देखोगे तो भगवान का नाम टाइप का है। हाँ, सीता, गंगा, माँ सुंदरी, जगदम्बा, बउआ देवी। लेकिन देवी और भी है, मंजूषा कला में भी देवी आएगी 2। चक्रवर्ती देवी, निर्मला देवी। तो ऐसे याद करो, मंजूषा है ना, मंजू एक लड़की, तो निर्मला नाम की एक लड़की है। निर्मला को चक्कर आया मंजू को देख के, निर्मला को चक्कर आया तो निर्मला देवी, चक्कर से चक्रवर्ती देवी, मंजू से मंजू देवी। याद रहेगा। ब्यूला के पेंटिंग इसमें दिखाते थे। हाँ। ये कथा आधारित पेंटिंग था, याद है ना। हाँ, इसमें पीला मंजू पीला और मंजू हरा। बहू ऐसे याद कराते थे। हाँ, मंजू बहू और पीला हरा। जादू पोटिया कला, जादू पोटिया कला, कपड़े कागज को जोड़कर स्क्रॉल बनाया जाता है। स्थानीय देवी की बलि और मृत्यु से जुड़े विश्वास ये है। मतलब जादू पोटिया ये समझो कि जो संताल क्षेत्र में आदिवासी है ना, वो लोग बनाता था। टिकुली याद है? टिकुली याद है ना? टिकुली से संबंधित कौन है? शीशा पे बनाते थे टिकुली, याद है? शीशा पे टिक देते थे। सोना का कलर चढ़ाते थे इस शीशा पर, को पिघला के फुला के। इससे संबंधित कौन है? अशोक कुमार। कौन है नाम? अशोक कुमार। ऐसे याद करो, अशोक राजा था, वो टीका लगाता था। तो हम लोग अगर इस ऑप्शन को छांटना भी रहता है तो पेंटिंग में तो श्योर है पेंटिंग नहीं होता। पॉलिटिशियन नहीं है वह, उसका नाम क्यों पूछेगा किसी नेता का नाम? नहीं तो सब चोर होता है। 2 ऑप्शन कट गया। अब ये दोनों बचा तो फोक डांस में तो बहुत कम ही नाम सुने, एक वो का नाम ही सुने थे, भिखारी ठाकुर, और किसी का नाम है नहीं। तो ऐसे भी लगा सकते थे। म्यूजिक में नाम है बहुत सारा, है कि नहीं? बाकी किस्मत। और एक सवाल पूछा, ठीक है ना, 1799 में कि यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजन में, एक सेकेंड, जीके का तो सब सुना। यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में निम्न में से किस पुस्तक को सम्मिलित नहीं किया गया है? यूनेस्को तो सुनते सुनते पागल हो गए होंगे। यूनेस्को सर ये जगह को भी संरक्षण प्रोटेक्शन देता है, कोई ताजमहल है अच्छा जगह उसको, बुक को भी देता है, नहीं ये गाना को भी देता है, कोई आर्ट को भी देता है। लेकिन यूनेस्को है ना, जो अच्छा अच्छा बुक होता है ना इंडिया का, जब पूरे दुनिया का, उसको भी संरक्षण देता है। तो वो पूछा था इसमें कौन शामिल नहीं है? यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड पैसिफिक रीजनल रजिस्टर, इस ठीक है ना, तो उसमें शामिल कौन नहीं है? ये तीनों शामिल किया गया 2024 में, इसको बाद में शामिल किया गया भगवद गीता को, ये शामिल नहीं है। ठीक है, आइए कौन कौन शामिल है बुक, तो देखो ये सब शामिल है। यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड इंटरनेशनल रजिस्टर, मतलब कि ये बुक है ना पूरी दुनिया में जाके क्या हो जाएगा? रजिस्टर्ड हो जाएगा, मतलब इस बुक का इम्पोर्टेंस हो जाएगा। जैसे भगवद गीता, इसको ऐड किए कब? 2025 में। अभी नाट्यशास्त्र जो कि भरत मुनि लिखा है नाटक के ऊपर, 2025 में। ऋग्वेद 2007 में शामिल। तमिल मेडिकल मैन्यूस्क्रिप्ट, सलवा मैन्यूस्क्रिप्ट जो कि पुडुचेरी का है। तारीख़ खानदान तैमूरिया, गिलगिट मैन्यूस्क्रिप्ट, फिर से शांतिनाथ चरित्र, फिर लघु राज विमल, पता नहीं पढ़ने भी नहीं आ रहा हमको, फिर से मैत्रेय व करना, ये सब शामिल किया गया। धीरे धीरे समझ में आएगा। अच्छा, ये जो प्रोग्राम कब शुरू किया गया कि बुक को रिकॉर्ड करके रखा जाए? 1992 में। कब? 1992। बुक यहाँ पे रिटन रिकॉर्ड में भी हो सकता है, ऑडियो विजुअल मटेरियल में भी हो सकता है, डिजिटल रिकॉर्ड में भी हो सकता है, तीनों रिकॉर्ड में। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे शामिल किया गया इसी तीनों को इस साल 2024 में। देखो रामचरितमानस ये है। पंचतंत्र कथा सुना हुआ है?
विष्णु शास्त्री जी का। पंचतंत्र का कथा नहीं सुना है? नहीं, कोई बात नहीं। इन द एशिया पैसिफिक रीजन ए स्पेसिफिक ब्रांच कॉल्ड मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कमिटी फॉर एशिया एंड पैसिफिक was established in 1998। अब यहाँ पे देखो किसको किसको शामिल किया गया बुक में। तो सबसे पहले ना भारत का सबसे पहला बुक कौन सा शामिल हुआ 1997 में, इसका नाम है IAS तमिल मेडिकल मैन्यूस्क्रिप्ट कलेक्शन। मतलब इसमें बताया गया कि किस तरीके से पुराना ज़माना में इस बुक में रहस्य लिखा हुआ है कि जो ये मेडिकल प्रोसेस होता है, नहीं होता आयुर्वेद का ज्ञान, ये सब चीज़ लिखा हुआ है। ठीक है। फिर 2005 में सैवा मैन्यूस्क्रिप्ट को शामिल किया गया। सैवा मैन्यूस्क्रिप्ट कहाँ का है? तो ये सैवा मैन्यूस्क्रिप्ट है पौंडीचेरी का है। कहाँ का है? पौंडीचेरी का। इसमें भगवान शंकर है, उनके बारे में दिया हुआ है। ऋग्वेद का तो नाम सुने ही हो, इसमें 10 मंडल है और इतना मंत्र है 10,552। अभी जो हम लोग क्या पूजा पाठ होता है ना, तो वो यही बुक से होता है, इसी में लिखा हुआ है ऋग्वेद। तारीख़ तैमुरिया ये मुगल पांडुलिपि है, 1577 में लिखा गया। इसमें विज्ञान, कला और साहित्य की प्रकृति को उजागर है। अकबरी सब था, उसके समय एक बुक लिखा गया तारीख़ तैमुरिया, उस समय का बात है लिखा हुआ, तो इसको जोड़ा गया, मतलब शामिल किया गया। फिर है तंत्र रजिका विलाप प्रभा, इसमें जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसमें बताया गया है कि इसमें पृथ्वी को ऐसे माप दिए गए जैसे आचार्य वसुबंध द्वारा रचित 4th सदी में अभिधर्म कोश। एक आचार्य वसुबंध थे जो बुक लिखे अभिधर्म कोश, उसमें पृथ्वी के बारे में बताते हैं, पृथ्वी गोल है, कैसे है, क्या है। इसमें भी वही लिखा हुआ है तंत्र राज टीका। फिर शांतिनाथ चरित्र भी एक बुक है, ये देवनागरी लिपि में संस्कृत जैन ग्रंथ है। शांतिनाथ चरित्र कैसा बुक है? जैन टेक्स्ट है, जैन का, बुद्ध का नहीं, जैन धर्म अलग है, इसका है, उसको शामिल किया गया, जिसमें पेंटिंग सबको दिखाया गया है। गिलगिट पांडुलिपि को भी शामिल किया गया है। ये सबसे पुरानी जीवित भारतीय पांडुलिपि है, ये गुप्तों के समय का है। ठीक है। फिर गिलगिट का पांडुलिपि। फिर मैत्रेय वर्ण का, ये पाल का कुटिल और रंजना लिपि पाल की लिखी पांडुलिपि मैत्रेय बुद्ध भविष्यवाणी। मैत्रेय है ना, मैत्रेय किसको बोलते हैं? बोलता है ना कि कलयुग के भगवान कौन है? कृष्णा जी बोलते हैं ना, या विष्णु जी। तो बौद्ध धर्म में बोला जाता है कलयुग के बौद्ध कौन है? मैत्रेय, तो उनके बारे में दिया हुआ है। फिर अभिनव गुप्त पांडुलिपि, ये भी क्या है? बौद्ध धर्म से ही संबंधित है, भारतीय ज्ञान प्रणाली ये सब है। फिर है रामचरित्र मानस जो कि तुलसीदास के द्वारा है। ये रामायण का भक्तिमय पुनर्कथन है। और पंचतंत्र है, विष्णु वर्मा लिखा। पंचतंत्र, उसके बाद सहस्त्रलोचन, ये भारतीय काव्यशास्त्र का मौलिक ग्रंथ है, भारतीय काव्यशास्त्र का मौलिक ग्रंथ है। इसमें नाटक, रंगमंच इस सब के बारे में दिया है, इसको भी शामिल किया गया है। फिर अभी लास्ट में दो कौन शामिल किया गया? भगवद गीता, इसमें 700 श्लोक है और 18 चैप्टर है। फिर नाट्य शास्त्र, इसको भी शामिल किया गया है, इसमें नाटक के बारे में बताया गया। 1961 में बेलग्रेड गुट निरपेक्ष आंदोलन के पहले शिखर सम्मेलन में अभिलेखागार डच ईस्ट इंडिया कंपनी अभिलेखागार 2003 शामिल संयुक्त प्रस्तुति भारत, कमसक, अल्जीरिया, मिस्र, भारत, इंडोनेशिया, सीरिया, नीदरलैंड, ये सब पर काम करने। इतना है।